Hello student, welcome to Sun class. Today we will going to study about land degradation and conservation measures. इससे पहले हम लोगों ने लैंड यूज़ पैटर्न एंड लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, जिसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग देखिए, उससे जाके खोलिए ताकि आप लोगों को चैप्टर समझने में ईजी हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग देखिए उसको वीडियो को, जिससे कि आप लोग एक एक टॉपिक क्लियर हो पाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन के बारे में एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में। एज वी नो कि वी यूज़ 95% ऑफ लैंड फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम लोग अपने जो बेसिक नीड्स होते हैं जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब को फुलफ़िल करने के लिए ओबियसली लैंड का यूज़ करते हैं। बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ and because of human need and greed we can say that land is degrade। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा हो रहा है कि क्या है, लैंड जो है वो उसका डिग्रेड होते जा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो लैंड की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी यूजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देयरफॉर क्या हो रहा है, लैंड जो है डिग्रेड हो रहा है। एट प्रेजेंट अभी के समय में 130 मिलियन जो हेक्टेयर्स जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहे हैं इंडिया में। थिंक अबाउट इट, 130 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो है वो इंडिया में डिग्रेड हो रहे हैं, जिसमें से 28% जो है वो फॉरेस्ट डिग्रेड के कारण हो रहे हैं, मतलब वनों की कटाई के कारण डिग्रेड हो रहे हैं। 56% जो है वो बहुत ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से डिग्रेड हो रहे हैं, एंड रेस्ट ऑफ ऑल सूखा पड़ जाने की वजह से डिग्रेड हो रहे हैं। इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ है जिसके कारण लैंड क्या होते हैं, डिग्रेड होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन उन एक्टिविटीज़ को देखेंगे जिनकी वजह से लैंड डिग्रेड होते हैं एक्चुअली में। तो सबसे पहला वो है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि वनों की कटाई करना। हम लोग जानते हैं कि क्या है डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी कि लोग वन को जब काटते हैं, हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एज वी ऑल नो, तो इसकी ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए हमें बिल्डिंग्स चाहिए, हमें रहने के लिए घर चाहिए, एंड तो बहुत सारे चीज़ फैक्ट्रीज़ वगैरह डेवलप होना है, लिव फॉर आवर लिवलीहुड। तो इसकी वजह से क्या करना होता है, इसकी वजह से हमें वनों की कटाई, लकड़ी चाहिए होता है, लकड़ी की वजह से हम लोग फॉरेस्ट को काटते हैं। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन होता है, फॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेड हो रहा है और इकोलॉजिकल भी इम्बैलेंस हो गया है। बिकॉज हम लोग जानते हैं जो लैंड जो फॉरेस्ट है वो क्या करती है, वो हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती है। और अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 33% क्या होना चाहिए, किसी भी कंट्री में 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। तो बट अभी हमारा वो कम है, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में ही देखा था इस चीज़ को कि अभी हमारा वो कितना परसेंट है फॉरेस्ट। तो ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहे हैं, लैंड डिग्रेड हो रहे हैं बेसिकली। ऐसे तो बहुत सारे जगहों में हैं, बट जो मेन जो प्लेसेस है जहाँ पर लैंड डिग्रेड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वो है एमपी, उड़ीसा, एंड जहाँ जहाँ फॉरेस्ट है और वहाँ स्पेसिफिक जगहों में ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहे हैं। इसके बाद है ओवरग्रेजिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, चरागा का बहुत ज़्यादा यूज़ होना, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे जगहों में हो रहे। देखो क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं तो ये जब चरते हैं तो ये जब घास खाते हैं तो ना सिर्फ ये घास को उखाड़ते हैं, बल्कि क्या करते हैं, घास के साथ साथ जड़ को भी उखाड़ ले जाते हैं। तो धीरे धीरे कर के एक एनिमल अगर एक घास दो घास के साथ जड़ को उखाड़ेगा तो इतना सारा जो एनिमल्स है वो करेंगे, तो क्या होगा, वो जो लैंड है वो बैरन हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। देख सकते हो जो हरियाली वाला जगह था, लैंड है, अब वो किस तरह से होते जाता है। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है। वो एवरग्रीन था और उसके बाद में वो बैरन हो गया, बंजर हो गया। तो इस तरह से करके जो ज़मीन का जो अपना क्वालिटी है वो घट जा रहा है। क्यों? क्योंकि मिट्टी ही होता है जो ज़मीन को पकड़ के रखता है, तो वो घास के साथ तो मिट्टी को भी उखाड़ लेते हैं जानवर, तो इसकी वजह से वो वहाँ की ज़मीन क्या है, वो बेकार हो जाती है। तो ये इसी तरह से ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या हो रहे हैं, गुजरात में, राजस्थान में, एमपी, महाराष्ट्र में लैंड डिग्रेड हो रहे हैं। इसके बाद है माइनिंग। हम लोग जानते हैं माइनिंग होते, कोल माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, सिल्वर माइनिंग, यूरेनियम, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे
माइनिंग होते हैं, माइनिंग के काम, और ये जो माइनिंग होते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। वहाँ ज़मीन के नीचे बहुत सारा मिनरल्स मटेरियल्स पाया जाता है जिसको निकालते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो कहाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ओवर माइनिंग। देखो क्या होता है कि ठीक है, माइनिंग प्रोसेस हो गए, इसके बाद वहाँ जो एरिया है उसको वैसे ही खुला छोड़ जाता है। आफ्टर द एक्सकेवेशन वर्क, ये खुदाई के बाद क्या होता है, ये जो एरियाज़ है उसको वैसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसकी तो ये बेसिकली जहाँ जहाँ माइनिंग वाले जगह है, जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी एंड उड़ीसा हो गया, और भी अदर है स्टेट, ये सब बेसिक मतलब ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए इन चारों का नाम लिखा है मैंने। तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा में क्या हो रहे हैं, ओवर माइनिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। देखो किस तरह से होते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट। सपोज कोल माइनिंग को हम लोग ले लेते हैं, जो झारखंड में बहुत ज़्यादा होता है। तो वो देखो क्या होता है कि ऊपर से ज़मीन लगेगा आप लोगों को बहुत अच्छा है, बट वो अंदर ही अंदर क्या है, वो खोखला होते जा रहा है, क्योंकि कोयला निकालने की वजह से वो धीरे धीरे कर करके ज़मीन एकदम अंदर से टूट सा गया है, एंड वो पूरा खोखला हो गया। आमतौर पर आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि ज़मीन धंसने की वजह से इतना एक डेथ हो गया, ये हो गया, तो वही हो जाता है पूरा। वहाँ पर नीचे से खोखला हो चुका है, ऊपर का परत बचा हुआ है लेयर ज़मीन का, एंड वो कभी भी धंस जाता है, लैंड डिग्रेड हो जाता है वहाँ पर कभी भी। उसकी वजह से लोग मर जाते हैं, बहुत सारा घर भी टूट फूट बर्बाद हो जाता है। तो ये सब सारा ओवर माइनिंग की वजह से होता है। देखो माइनिंग तो ठीक है, बट उसका कुछ रूल एंड रेगुलेशन वो लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हैं। इसके बाद आता है ओवर इरिगेशन, मतलब कि जहाँ बहुत ज़्यादा खेत है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जैसे जगह में ओवर इरिगेशन होते हैं। देखो ये है आपका, जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा मतलब पानी वो जाया जा रहा, मतलब लोग क्या है, खेत के लिए पानी लगा करके छोड़ दिए, बस वो फसल की सिंचाई किए जा रही है। तो क्रॉप्स तो उतना ही एब्जॉर्ब करेगा ना जितना उसको ज़रूरत है। ज़्यादा पानी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो मिट्टी जो है, वो मिट्टी क्या हो जाती है, उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर में मिनरल्स पाए जाते हैं सॉइल के, बट वो ज़्यादा ही ओवर इरिगेशन की वजह से वो मिनरल्स क्या होते हैं, वो बह जाते हैं। वहाँ की मिट्टी जो है वो प्रॉपर मिट्टी ना रह के फिर वो कीचड़ बन जाती है, वो ख़राब हो जाता है मिट्टी। तो वो लैंड क्या है, वो जो पहले अच्छा था वो अब ख़राब हो जाता है, एंड वहाँ पर क्या हो जाता है, सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा सॉइल में बढ़ जाता है। जो पानी में जो तत्व पाया जाता है, एसिडिक एसिड वाला, क्षारीय, अम्लीय, ये सब सारा चीज़ मिट्टी में बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन, एंड जो मिनरल्स होते हैं मिट्टी के टॉप मोस्ट लेयर में वो सारे धुल जाते हैं। तो ये ओवर इरिगेशन आपका बेसिकली बहुत ही ज़्यादा आपका होता है पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, एंड उसके बाद और क्या काउजेज है, तो मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। देखो होती क्या है, ये जो लाइमस्टोन्स, चूना पत्थर का जो फैक्ट्री होता है, ये सब क्या करता है, अपना प्रोडक्शन बना लिया, ठीक है, उसके बाद बनाने के बाद जो वेस्ट होते हैं, इनके जो वेस्ट होते हैं, वो वेस्ट को वो ऐसे ही फेंक देते हैं। देख लो ये सारे इस तरह से जैसे बना लिया गया, उसके बाद जो ये सब वेस्ट होते हैं ना, ये सब इस तरह से फेंके हुए रहते हैं। ये बहुत जगह आप लोगों को मिल जाएंगे ऐसे फैक्ट्रीज़ के बगल में। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि ये दिख रहा है ना, ये वाली फैक्ट्री है, यहाँ पर काम चल रहा है, एंड ये जो वेस्ट है, तो ये वेस्ट की वजह से क्या होता है, ज़मीन में फेंका हुआ है, एंड जो इसका डस्ट पार्टिकल्स है, इसकी वजह से पूरा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, पॉल्यूट होता है। एंड ये जो डस्ट है, वेस्ट है, इसकी वजह से क्या होता है, ज़मीन जो है वो नीचे, ज़मीन में ना तो पानी पहुंच पाता है ना तो एयर पहुंच पाता है, और ज़मीन नीचे से ख़राब हो जाता है, बिल्कुल काला सा पड़ जाता है। अगर कभी एग्जांपल करना चाहो तो कर सकते हो, मार्बल का एक टुकड़ा ले लेना, उसको ज़मीन पर रख देना, एंड उसके बाद छोड़ देना। उसके बाद 10 डेज़, 15 डेज़, 1 वीक के बाद क्या देखोगे, उसको उठाओगे तो नीचे से ज़मीन एकदम काला पड़ा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ ना तो वाटर पहुँचा ना तो वहाँ पर एयर पहुँचा, तो ज़मीन बहुत बेकार हो जाता है। ये जो एरिया है इसके नीचे का ज़मीन है ना, बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो लैंड डिग्रेड हो जाता है इस तरह से, किस वजह से, आपका मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से। तो ये तो थे आपके काउजेज, क्या क्या लैंड डिग्रेडेशन के काउजेज होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका क्या क्या कंजर्वेशन मेजर्स है, मतलब कि आखिर ऐसा थोड़ी कि सरकार छोड़ देगी इसी तरह से कुछ मिसयूज़ करने के लिए, कोई तो कंजर्वेशन बनाया ही हो गया होगा, ओब्वियसली बनाया गया है। चलो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, अफॉरेस्टेशन। जिस तरह हम लोगों ने देखा डिग्रेडेशन में क्या था, डिफॉरेस्टेशन, वैसे अब पहला उसका कंजर्व करने का तरीका है अफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ लगाना।
अफॉरेस्टेशन मतलब हम लोगों को क्या करना होगा, हर जगह जगह में पेड़ लगाना। आप लोग देखे होंगे पेड़ लगाओ अभियान चलता है सरकार के द्वारा में, उसमें पौधारोपण होता है, मतलब एक दिन में 20,000 पौधे भी लगाए गए थे। एंड इस तरह का बहुत सारा अभियान वगैरह चलता है हमेशा। एंड रोड के किनारे किनारे आप लोग देखोगे कि छोटे छोटे पेड़ वगैरह लगाया जाता है। क्यों? ताकि ये अफॉरेस्टेशन है, ताकि जो बैलेंस बना रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है हमारा वो बना रहे। तो इस तरह से ये अफॉरेस्टेशन का काम शुरू हो गया है और लोग करते भी है इसको। इनफैक्ट ये सरकार के द्वारा भी जो प्लानिंग निकाला जाता है कि पेड़ लगाओ, है ना। तो ये सारा प्रोसेस क्यों है? बिकॉज ताकि हमारा जो बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस वो बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। तो ग्रेजिंग लैंड को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं? अब जानवर को तो हम लोग बोल नहीं सकते यहाँ मत चरो, वहाँ जाके चरो, है ना, वो तो सुनने से रहे। तो हमें क्या करना होगा, उन लोगों को पूरा फील्ड ना दे करके एक पर्टिकुलर एरिया देना होगा, मतलब कि बाउंड्री कर देना होगा। उसके बाद वहीं तक यानी कि वो, या फिर आप जानवर को क्या करो, बांध दो या फिर वो बाउंड्री कर दो, उसी के अंदर ही जानवर को छोड़ो। पूरा बड़ा सा फील्ड उन लोग को नहीं देना है। तो इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर एरिया ही देना होगा। इससे वो जो बाकी का फील्ड वो बर्बाद होने से बच जाएगा। एंड इसके ऑप्शन में और रेडीमेड फूड्स भी आते हैं, वो भी उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, ये ग्रासलैंड तो ज़रूरी है, ग्रासेस, बट जो रेडीमेड फूड जैसे पुआल हो गया, तो ये सब चोकर खली, ये सब भी उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। क्यों? ताकि वो जो बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, इसके तहत में उनको, है ना। अब इसके बाद रेगुलेटिंग माइनिंग देखेंगे। तो माइनिंग का तो हम लोगों ने देखा कि इस तरह से एक्सकेवेशन करने के बाद उसको खुला छोड़ दिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो उससे निजात पाने के लिए क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोसेस को लेकर के आई है, बहुत सारे चीज़ को, जैसे कि जो वाटर है वो वो जो वाटर जहाँ पे माइनिंग हो रहा है, तो वो वाटर में मतलब पॉल्यूट नहीं करना है, उसको जो प्रॉपर उसका वेस्ट होता है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, ताकि माइनिंग से जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो सब नहीं हो। ठीक है, एंड जो खुदाई करने के लिए मतलब नया नया टेक्नोलॉजी डेवलप हो, यानी कि अगर कोयला ही निकालना है तो पूरा एरिया नहीं खोदना पड़े, एक पर्टिकुलर एरिया ही खोदे और वो निकल जाए, इस तरह से टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो। ये सब बारे में काम चल रहा है, ये सब कंजर्वेशन में सब मेजर्स अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल्स। तो ये किस तरह से काम करते हैं, ये क्या चीज़ है? ये ओवर इरिगेशन से बचने के लिए ये है आपका कंजर्विंग मेजर है। देखो ये ड्रिप इरिगेशन का प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है कि पूरा तरफ पानी ना दे करके, पानी एक पाइपलाइन बिछा करके वहाँ तक पानी पहुँचाया जाता है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये इस तरह से ये पाइप है और यहाँ इस तरह से बना दिया जाता है और यहीं पे पानी जाता है। ये देखो, दिख रहा है ना, इस तरह से प्रॉपर बना करके ही ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनाया जाता ताकि ओवर इरिगेशन से बचा जा सके। इसके बाद स्प्रिंकल्स क्या होते हैं? तो स्प्रिंकल्स मतलब एक जो पानी का फव्वारा टाइप का, देखे हो, स्प्रिंकल्स मतलब होता है वो खेतों में क्या किया जाता है, वो पूरा पानी ना दे करके फव्वारा टाइप का पानी बनाया जाए, है ना, फव्वारा में पानी दिया जाए। देखे ही होगा आमतौर पे ये सभी स्प्रिंकल वाला सिस्टम ये हर घर में ही पाया जाता है, मतलब फव्वारा सिस्टम से पानी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंजर्विंग मेजर है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड जो होते हैं, जो बैरन लैंड वगैरह हो गए, एंड जो जहाँ पे जो ज़मीन का वेस्ट नहीं होता उसको किस तरह से उसको उपयोग में लाया जाए। देखो ये बैरन लैंड को उपयोग में लाया गया, यहाँ ग्रीन पूरा बना दिया गया वो फॉरेस्टेशन करके, एंड इस तरह से यहाँ पर भी। ठीक है, ये वेस्ट लैंड था, इसको इस तरह से प्रॉपर बना दिया गया। तो इस तरह से मैनेजमेंट क्या करना है, वेस्ट लैंड का मैनेजमेंट करना है। एंड लास्ट क्या है, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट एंड थ्रोनी बसेस। तो शेल्टर बेल्ट क्या होता है, ये क्यों प्लांटेशन करना ज़रूरी होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखो जो शेल्टर बेल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो खेत के चारों तरफ से लगाए जाते हैं, है ना। क्यों? देखो ये खेत है आपके एंड इसके चारों तरफ ये ट्रीज़ लगाए गए हैं। ये क्या काम करते हैं, तो ये जो विंड आता है बहुत तेज़ बहाव के साथ, उसको ये कंट्रोल करते हैं, और वो कंट्रोल करके वो विंड क्या करता है, ये मिट्टी जो होती है इसको धंसा देता है। अगर ये ना हो, शेल्टर बेल्ट्स ना हो, तो ये विंड जब आएगा तो ये मिट्टी पूरा धंस जाएगा, उड़ जाएगा हवा के साथ साथ। बट ये शेल्टर बेल्ट्स जो होते हैं, यानी कि बाउंड्री में क्या करना, पेड़ों को लगा देना।
सिंपल है, क्या है, बाउंड्री, खेतों की जो बाउंड्री होती है उसमें पेड़ को लगा देना, ट्रीज़ को क्या करना, ग्रो कराना। इसी को हम लोग शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। तो ये क्या करती है, विंड से ये क्रॉप्स को हिफाजत करती है। एंड ये जो सॉयल है ये अपने प्लेस पे बने रहते हैं। एंड इसके बाद थोनी बसेस को भी प्लांट करना, कहाँ पे, मोस्टली डेजर्टिक एरिया में। क्यों क्यों करना होता है, क्योंकि डेजर्टिक एरिया में जो स्ट्रॉमी विंड्स चलते हैं, जो रेतीली आंधी चलती है, तो उससे क्या होता है, जो रेत होता है, जो सैंड होते हैं, वो यहाँ से वहाँ उड़ के जाते हैं। तो जो सॉयल होते हैं वो उसके ऊपर वाले मिनरल सारे हट जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो इसीलिए, और हम लोग जानते हैं कि थ्रोनी बसेस का जो जड़ होता है, रूट होता है, वो बहुत डीप होता है। एंड वो बहुत ही स्ट्रांगली सॉइल को पकड़ के रखता है, उड़ने नहीं देता, इसी वजह से। और डेजर्टिक एरिया में तो थ्रोनी बसेस ही उग सकता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट तो नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग को थ्रोनी बसेस का कहाँ प्लांटेशन करना है, डेजर्टिक एरिया में। एंड शेल्टर बेल्ट्स का कहाँ प्लांटेशन करना है, तो अपने खेत के साइड साइड में प्लांटेशन करना है। तो ये सब क्या था, सारा कंजर्वेशन मेजर्स था, ताकि जो हमारा लैंड है वो बचे रह सके एंड वो डिग्रेड नहीं हो। तो आई होप कि ये पिक्चर्स एंड एग्जाम्पल्स के द्वारा आप लोगों को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो है सॉयल के ऊपर में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉयल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचर रिसोर्सेज को टाइप्स क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस वो क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब इट। थैंक यू।